हेलो लिटिल चैम्प्स, वेलकम टू केमिस्ट्री प्रेप। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो हम पिछली क्लास में सॉल्यूशन को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जीरो से हीरो तक का सफर देखा था। जिसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है, नीट के क्वेश्चंस कर लिए, हमने बोर्ड के क्वेश्चंस कर लिए और एनसीईआरटी भी हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। लाइन टू लाइन हमने पढ़ा था। और अब तुम्हारा क्या रह गया, बोर्ड की टॉपर की शीट एनालिसिस, जो कि हम लास्ट में देख लेंगे जब सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे कि तुम्हें कैसे लिखना चाहिए। एक बार तुम्हें थ्योरी आ जाएगी तो उसके बाद तुम अटेम्पटेशन सीख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आई होप तुमने ये सारे क्वेश्चंस खुद लगा लिए होंगे, नीट के क्वेश्चंस भी। और तुम कोई एक्स्ट्रा बुक में से क्वेश्चन लगा रहे होगे नीट के लिए या फिर तुम्हारा बोर्ड के लिए, कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे बोर्ड में तो थियोरेटिकल वेज से आते हैं मेनली, व्हाट इज अ रोल्स लॉ, व्हाट इज अ हेनरी लॉ, ये सब। तो ये सब क्वेश्चन तुम लगा लोगे, उनकी डेफिनेशन अच्छे से कर लोगे। और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके लिए भी तुम एक्स्ट्रा बुक कर रहे होगे। लाइक जब मैंने तैयारी करी थी तो मैं प्रदीप कहती थी, अब तुम कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो जो तुम्हें अच्छी लगे, जिसमें से तुम्हें समझ आए। उसमें से थ्योरी पढ़ने की कोई नीड नहीं है। बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में तुम्हें क्वेश्चंस दे रखे होंगे, वो प्रैक्टिस करो। ठीक है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि तुम नीट के लिए बुक ले लो। ठीक है। उससे जब तुम नीट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे नीट के तो हो ही जाएंगे, और जो बोर्ड के होंगे वो एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, और जो सोल्व दे रखे होते हैं वो क्वेश्चंस कर लो, और छोटी अच्छे से कर लो। लाइक व्हाट इज द रोल्स लॉ, हेनरी लॉ, और ये सब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उनके ग्राफ वगैरह ये अच्छे से कर लो। बाकी बोर्ड तो इजी है, प्रीवियस ईयर लगा लेना, हो जाएंगे वो तो। उसके बाद नीट के लिए तुमने बुक ले ली तो सब हो जाएगा, है ना। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स मतलब कि हम काइनेटिक्स समझने वाले हैं। ठीक है। काइनेटिक्स क्या होता है? बेसिकली मूवमेंट होती है, मतलब केमिकल्स की मूवमेंट को देखने वाले हैं कि वो कैसे रिएक्शंस होंगी। अगर हो रही है, मान लो अब कोई साइंटिस्ट है, उसको रिसर्च करनी है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो सबसे पहले उससे क्या क्या बातें जाननी चाहिए कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अगर होएगी तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितने टाइम में हो जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें जानने होते हैं। तो हम इन सबको देखने वाले हैं बेसिकली। अब जैसे मान लो तुम्हारा तैयारी फेज है। ठीक है। अब तुम्हें जीरो से हीरो तक की तैयारी की कर रहे हो तुम। तो अब तुम्हें जानना है कि ये रिएक्शन होएगी या नहीं होएगी। अगर तुम मान लो कि पढ़ नहीं रहे हो तो वो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा जीरो से हीरो तक के सफर की जर्नी, जो रिएक्शन है, वो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगी, फिजिबिलिटी तुम्हारी हो जाएगी। फिजिबिलिटी क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लो तुम मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे और जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। मान लो कि अब तुम किसी नॉर्मल टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, जिससे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हो बट कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी तुम रट्टा मारे जा रहे हो। बट रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, चीजें समझनी पड़ेंगी। जब जब तुम चीजें समझने लगोगे, तुम अपने बोर्ड का और जो नीट का पेपर है उन्हें एनालाइज करने लगोगे, कैसे लिखना है, कैसे करना है, वो सब समझने लगोगे, तो उतना ज्यादा तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। ठीक है। और उसके बाद कितना टाइम लगेगा? देखो, अब किसी को, हर एक बच्चे की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं, तो वैसे ही कई बच्चों को जल्दी टाइम में हो जाएगा और कईयों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। वैसे ही रिएक्शन का भी कुछ टाइम्स होते हैं। ठीक है। अब हम रिएक्शन पे वापस आते हैं। ये तो तुम्हारी रिएक्शन की बारी थी, है ना। अब हम अपने रिएक्शन पे बारी आते हैं। अब कोई साइंटिस्ट है, उसे जानना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में यही आएगा, ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कैसे पता करेंगे? तो इसको रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसको हमने एक टर्म दे दिया फिजिबिलिटी की, मतलब रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। ठीक है। जिसको हम डिस्कस करते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, जो कि तुम 11th क्लास में पढ़ के आए हो, एनर्जीज वगैरह का कंसेप्ट। ठीक है। फिर दूसरा आता है तुम्हारा एक्सटेंट, कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो कितना बनेगा। ठीक है। ये तुम पढ़ते हो इक्विलिब्रियम के अंदर। अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम नहीं आता ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जहां जहां यूज होएगा ना थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम,
वहां वहां उस कंसेप्ट को तुम्हें समझा देंगे, तो टेंशन लेने का नहीं है, बस अपना मस्त पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद स्पीड की अगर हम बात करें तो इसके काइनेटिक्स के अंदर हम बेसिकली स्पीड ही देखने वाले हैं कि जो रिएक्शन हो रही है उसकी कितनी स्पीड है। जैसे कि अब कन्वर्जन होती है, मान लो कि एक एक कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, वो रिएक्शन हो रही है किसके अकॉर्डिंग, थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग, बट काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग उसकी रिएक्शन की जो रेट है वो इतना स्लो है, मतलब काफी ज्यादा स्लो है। अगर वो इतना स्लो होगा तो रिएक्शन होने का फायदा ही क्या है, कोई फायदा ही नहीं है रिएक्शन होने का। ठीक है। तो हम अगर नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स के अंदर डिफरेंस देखें तो क्या होगा कि थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि रिएक्शन तुम्हारी फिजिबल होगी या नहीं होगी, मतलब तुम्हारी रिएक्शन हो रही है या नहीं होगी। ठीक है। अब ये बताता है कि जैसे जो तुम्हारा रिएक्शन के कर्व्स बनाओगे उसमें प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है। और काइनेटिक्स बताता है कि तुम्हारी रिएक्शन जो है वो हो रही है वो कितनी फास्ट हो रही है या कितनी स्लो हो रही है, और उसका मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है वो रिएक्शन, ये तुम पढ़ते हो काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है। काइनेटिक्स के अंदर तुम क्या क्या पढ़ते हो, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते हो, रेट लो पढ़ते हो, रेट कांस्टेंट पढ़ते हो, मैकेनिज्म कैटालिसिस पढ़ते हो। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तुमने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है, ली चार्टियर प्रिंसिपल पढ़ा है, यह तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा वैसे। और प्रोडक्ट फेवर्ड होएगा या नहीं होगा, रिएक्शन फेवर्ड होएगी या नहीं होएगी, तो ये सब तुम पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स। तुम्हें ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं। तो ये जो है ना, ये मोटा मोटा बताया जा रहा है कि तुम्हें क्लैरिटी आए कि काइनेटिक्स के अंदर तुम्हें बेसिकली पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है तुम्हें, रिएक्शन जो हो रही है वो कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स बताता है, बट रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है वो बताते तुम्हारा काइनेटिक्स। ठीक है। अब तुम्हारा सबसे पहला कंसेप्ट आता है रेट ऑफ रिएक्शन, कि तुम्हारी जो रिएक्शन हो रही है उसका रेट क्या है, किस रेट से हो रही है वो रिएक्शन। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तीन थे, एक पर्पल कलर की बॉल है, एक ब्लू कलर की बॉल है, एक ग्रीन कलर की बॉल है, जो सबसे पहले पहुंची वही प्रोडक्ट बन जाएगी तुम्हारी। ये रेस में भाग रहे थे, जो सबसे पहले पहुंचता है वही तुम्हारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। अब तुम्हारा बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है कि रेट क्या है तो तुम उसे कैसे डिफाइन करोगे। रेट वो स्पीड है जिससे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है। जैसे कि इसका जो जैसे ग्रीन पोल है तुम्हारी यहाँ पे, उसका जो रेट है और इसका रेट, रेट क्या होता है कि किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है। ठीक है। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज स्पीड एट विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये सारे क्या थे तुम्हारे, बेसिकली सारे रिएक्टेंट थे पहले, यहाँ तक जब तक यहाँ नहीं पहुंचे विनिंग लाइन तक, तो वो क्या थे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि इन तीन बोल्स ने तुम्हारी रेस में पार्टिसिपेट किया, ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं, वैसे ही जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हो जाते हैं तुम्हारे रिएक्टेंट। ठीक है। और जब तुम्हारी रिएक्शन हो जाती है उसके बाद जो चीज बनती है वो तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कि इसके विनिंग लाइन तक पहुंचने के बाद जो भी बनेंगे वो तुम्हारे हो जाएंगे प्रोडक्ट। ठीक है। कितनी स्पीड से रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। अब जो ग्रीन वाली की स्पीड है, जैसे रेस में तुम भाग दो, है ना, रेस देखी है तुमने, तो जो विन होता है, मतलब जो सबसे आगे होता है वही जीतता है, तो उसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है, तभी वो तो वो फर्स्ट आया ना, है ना, तो उसका रेट जो होता है वो फास्ट होएगा। ठीक है। ग्रीन वाली बॉल का रेट क्या होगा, फास्ट होएगा। रेट क्या होता है कि कितनी स्पीड से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि तुमने एक एग्जांपल ले लिया, ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर। अब ए जो है वो बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे क्या पता करेंगे तुम, जब ए था, यहाँ पे मान लो ए था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाते जाते ये दौड़ रहा है, मतलब भाग रहा है बेसिकली, और यहाँ पे जाके ये बन गया बी। ठीक है। ये तुम्हारा रिएक्टेंट था, ये तुम्हारा प्रोडक्ट था। अब ए जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, कंसंट्रेशन जो है ए की कम होती जा रही है, और बी की क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लाइन में देखो, जब रेस में सब भाग रहे होते हैं तो रिएक्शन में यहाँ यहाँ पे तुम्हारी रिएक्शन होगी बेसिकली, तो ये अभी क्या है, सारे रिएक्टेंट है। ठीक है।
अब जैसे जैसे ये भागते जा रहे हैं, ये विनिंग लाइन के पास पहुंच गए हैं, तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर। तो रिएक्टेंट अब लास्ट में कौन बचा, सिर्फ पर्पल बच गया यहाँ पे, ठीक है। पर्पल, तो पहले कितने थे, 3 थे, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है डिक्रीज हो गया। पहले 3 पोल्स भाग रही थी बट 2 जीत गई, लाइन के उस पार पहुंच गई, तो वो बन गई प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता जाता है, डिक्रीज होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले प्रोडक्ट 0 थे, उसके बाद फिर 1 बना, फिर 2 बना, तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आ जाए इसका, तो कैसे बनाओगे, ये तो बहुत इजी चीज है ना। क्या है करना है तुम्हें, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाना आ जाए तो कैसे बनाओगे। तुम्हें पता रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। रिएक्टेंट कौन थे, जो विनिंग लाइन के इधर साइड पे थे, लेफ्ट साइड पे थे, उसके बाद जब वो विनिंग लाइन के राइट साइड पे हो जाएंगे वो प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब रिएक्टेंट जो हो रहे हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं टाइम के साथ, तो उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है ना। और प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, सिंपल। ये तो बनाने आते होंगे, मैथ्स में तुम पढ़ते हो कि रिएक्टेंट का मतलब कौन, डिक्रीज का ग्राफ कैसे होता है और इंक्रीज का ग्राफ कैसे होता है ना। तो ये वैसे ही बनाने हैं तुमको। उसके बाद आती है कि तुम्हारी रिएक्शन हो रही है, अभी हमने पढ़ा काइनेटिक्स के अंदर हमको क्या पढ़ना है कि किस स्पीड से हो रही है, ठीक है। अब स्पीड जो होती है वो फास्ट भी हो सकती है, वो स्लो भी हो सकती है। जैसे हमने देखा कि ग्रीन बॉल जो है वो फास्ट थी, इसलिए वो विनिंग लाइन के पास पहुंच गए, बट जो पर्पल बॉल थी वो सबसे स्लो थी, तो वो विनिंग लाइन के पास नहीं पहुंच पाई। तो कुछ रिएक्शन फास्ट होती हैं, कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं। अब फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, जैसे कि तुम्हारी आयनिक रिएक्शन हो जाती है। आयनिक कौन सी होती है, आयन स्क्रीन के अंदर होती हैं, जैसे कि NaCl हो गया, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। वो आयनिक रिएक्शन, उनके बीच में जो रिएक्शंस होती हैं उनको आयनिक रिएक्शन बोलते हैं। फास्ट रिएक्शन होती है आयनिक रिएक्शन। जैसे कि अगर तुम एग्जांपल लो तो प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड आ जाता है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl, ठीक है। अब सिल्वर क्लोराइड कैसे बनता है, जब NaCl में तुम AgNO3 ऐड करते हो। NaCl में NaCl क्या होता है, तुम्हारा रोक सोल, जो कि तुम घर पे नमक खाते हो वो होता है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को जब तुम टाइट्रेट करते हो, मतलब कि मिक्स करते हो, तो तुम क्या देखते हो कि तुम्हारा AgCl फॉर्म हो जाता है रिएक्शन में। ये जो नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है ये तुम्हारा क्या है, AgCl है बेसिकली। एक सेकेंड में दिखाती हूँ तुम्हें। हाँ यहाँ देखो, ये जो बन रहा है ये तुम्हारा क्या है, AgCl फॉर्म हो रहा है। इसके क्या होते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है। अब हमने 2 रिएक्शन पढ़ ली, एक फास्ट होती है एक स्लो होती है। फास्ट में हमने पढ़ा आयनिक रिएक्शन, जो कि जैसे हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करें तो हमें क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद आती है स्लो रिएक्शन। स्लो क्या, जो स्लो चल रही है, ठीक है। जैसे कि तुमने घर पे देखा है जो ताले होते हैं उनको जंग लग जाता है, या फिर कोई भी लोहे की चीज होती है उसे जंग लग जाता है, तो वो जंग लगना उसको हम बोलते हैं रस्टिंग हो जाती है आयरन पे। अब वो कैसे होती है, उसमें जब आयरन तुम्हारी बेसिकली कॉन्टेक्ट में आती है ऑक्सीजन के और वाटर के, ऑक्सीजन में और वाटर में, जैसे ऑक्सीजन के अंदर जो हमारी एयर होती है उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर ही तो प्रेजेंट होता है। जो आयरन जो होती है वो मॉइस्चर के अंदर आती है, तो वो क्या बना लेती है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि रस्टिंग हो गई है, ठीक है। अब जैसे वाटर के कांटेक्ट में वो आएगी तो वो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बना लेगी तुम्हारे आयरन के साथ में, और वो क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी बेसिकली। जैसे हम बोलते हैं जंग लग गया है ताले पे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे जंग लग जाती है तो हम क्या करते थे, पेंट कर देते थे उसको। तो हम रस्टिंग ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि केमिकल रिएक्शन। अभी हमने बोला कि केमिकल रिएक्शन होएगी,
है ना, मतलब कि स्पीड से होगी, तो उसके लिए रिएक्शन का रेट भी तो डिटरमाइन करना पड़ेगा हमें कि किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है। जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन थी, उसके अंदर टाइम 0 था, जब स्टार्टिंग में थी तो उसके अंदर 10 मोल थे ए के, उसके बाद 5 मोल जो है वो ए के बन गए, 5 मोल ए के किसमें कन्वर्ट हो गए, 5 मोल बी के अंदर, है ना। तो अब 40 मिनट के बाद तुम देखोगे कि 2 मोल ए के बचे और 8 मोल बी के हो गया, ठीक है। और मान लो 60 मिनट में 1 घंटे के अंदर तुम्हारे पास 0 मोल ऑफ ए बचे और तुम्हारे कितने हो गए, 10 मोल्स ऑफ बी हो गए, ठीक है। मतलब कि तुम्हारे जो सारे रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो रिएक्शन रेट को निकालने का इसका कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना, जिसके बेसिस पे हम बता सके कि कितनी स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें आता है हाउ टू फाइंड योर रिएक्शन रेट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय में चेंज इन टाइम, कितने टाइम में तुम्हारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है वो चेंज हो रहे हैं, मतलब कितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है। जैसे कि तुमने वो रिएक्शंस देखी थी, हमने देखा था स्टार्टिंग के अंदर कि 3 बॉल्स थी, एक पर्पल कलर की थी, एक ग्रीन कलर की थी और एक तुम्हारी थी ब्लू कलर की थी, है ना। पर्पल, ब्लू और ग्रीन कलर की थी। तो ग्रीन वाली बॉल जो थी वो विनिंग थी, है ना। ग्रीन वाली बॉल जब विनिंग है तो अब तुम क्या देख रहे हो, अगर हर एक का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तुम्हें, कैसे निकालोगे कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है टाइम के साथ। मान लो जब स्टार्ट हुए तो तीनों सेम लेवल पे खड़े हुए थे, है ना। तो जैसे ही स्टार्ट हुई रेस, उसके बाद तुम्हारा पर्पल आगे निकल गया, उसके बाद आया ब्लू, ब्लू ने फटाफट से अपनी स्पीड बढ़ाई कि पर्पल आगे जा रहा है, और ग्रीन ने उससे भी तेज स्पीड बढ़ा ली। जैसे ही स्पीड बढ़ाई तो सबसे आगे कौन हो गया, ग्रीन हो गया। तो कितना अमाउंट रिएक्टेंट का तुम्हारे टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। मान लो ये 5 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड के बाद तुम्हारा ऐसा सीन बन गया, तो कितने टाइम में तुम्हारा अमाउंट चेंज हो गया रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के, मतलब कि अब वो नियर टू विनिंग लाइन है ग्रीन वाला, तो कितने अमाउंट चेंज होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर तुम्हारे रिएक्शन क्या एग्जांपल दे रखा हो, ए बाय में बी प्लस सी सी इंटू में डी डी। अब ये जो छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी है, ये क्या है, तुम्हारी स्टिकोमेट्री है। जैसे कि अगर तुम लिखते हो वाटर लिखना है तुम्हें, वाटर कैसे बन रहा है, 1H2 प्लस 2O, ऑक्सीजन मान लो, है ना। ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, बट ऐसे होता है। तो 2H2 होंगे और 1O2 होगा, तो मान लो क्या बनेगी तुम्हारी 2H2O। तो ये जो 2 होते हैं यही तुम्हारी क्या होते हैं, स्टिकोमेट्री होती है। स्टिकोमेट्री क्या होती है, ये तुम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो बेसिकली। तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम कि जो कितने मतलब मोल्स प्रेजेंट है तुम्हारे रिएक्टेंट के, वो तुम्हारी क्या हो जाती है, स्टिकोमेट्री हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे 2 मोल्स होंगे, यहाँ पे भी 2 मोल्स होंगे। और अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो कैसे लिखोगे तुम, रिएक्टेंट जो होता है वो हमने पढ़ा भी डिक्रीज हो जाता है टाइम के साथ में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिक्रीज को शो करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव क्या होता है कि डिक्रीज होना, कम हो रहा है, नेगेटिव लोग क्या करते हैं, कम होते जाते हैं, है ना। तो नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो तुम यहाँ पे देखो जो रिएक्टेंट थे तुम्हारे ए और बी, उनके आगे तुम्हारा माइनस का साइन लगा हुआ है, और जो प्रोडक्ट है उसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारी स्टिकोमेट्री होती है छोटा ए, वो आ जाएगा तुम्हारे रेसिप्रोकल में 1/a, माइनस का 1/a इंटू में जो उसकी कंसंट्रेशन होगी डी ए बाय में डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू -1/b इंटू में db बाय में dt, ठीक है। उसके बाद आएगी तुम्हारी प्रोडक्ट की 1 में c dc बाय में dt इज इक्वल टू 1 में स्मॉल d इज इक्वल टू dd बाय में dt, ठीक है। ये तुम्हारी क्या बन जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगी। तुम्हारी जो स्टिकोमेट्री होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, अगर रिएक्टेंट है तो डिक्रीज होगा टाइम के साथ, और अगर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये क्या होता है तुम्हारा,
रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर। तो इसको क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो वे होते हैं। एक तो होता है कि तुम पूरी की पूरी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दो, बट अगर तुम्हें पूरी रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करना तो तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ रिएक्टेंट की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो उसको हटाने के लिए तुमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे रिएक्टेंट के। कि तुम्हारी रिएक्शन की जो स्पीड होगी कितने रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड करेगी बेसिकली। ठीक है, तो हमारी ए इंटू में बी दोनों रिएक्टेंट थे। अब इनको हटाने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने लगा दिया कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अब इनकी पावर्स क्या है, एक्स और वाई है। एक्स और वाई जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। ठीक है, ये चीज ना तुम्हें थोड़े सी देर में समझ आने लगेगी, एक्स वाई क्या है और ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, उससे पहले आता है रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। जैसे कि मान लो कि ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, ए जो था तुम्हारे रिएक्टेंट था वो कन्वर्ट हो गया बी के अंदर जो कि तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो अगर तुम्हें अपीयरेंस लिखना है बी का कि बी कितना आएगा, तो अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन में ना एक ही फर्क होता है। रेट ऑफ रिएक्शन में तुमने देखा कि जो तुम्हारी स्टिकोमेट्री थी वो रेसिप्रोकल में आ गई थी, बट जब तुम अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे, जैसे अपीयरेंस है तो डी बाय में डी बी बाय में डी टी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपीयरेंस हो जाएगा। अगर तुम्हें डिसअपीयरेंस बताना है कि ए जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज होगा, माइनस जी ए बाय में डी टी, ये तुम्हारा क्या होगा, डिसअपीयरेंस होएगा। ठीक है, तुम्हारा बस इसमें यही फर्क होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आता है, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आता है। बस इसमें एक के फर्क होता है कि जो तुम्हारा स्टिकोमेट्री रेसिप्रोकल में आ रही थी वो अब नहीं आती है। ठीक है, अब तुम्हें जब इसके क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हें इसकी और ज्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे कि पहला एक क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है फॉर अ केमिकल रिएक्शन 4a plus 3b converted into 6c plus 9d। ठीक है, अब अगर तुम्हें रेट लिखना है इस केमिकल रिएक्शन का तो तुम कैसे लिखोगे, मान लो मुझे इसका रेट लिखना है, बट अभी देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब उसने बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज 6 into 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दे दिया तुम्हें, द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम इसका रेट कैसे लिखोगे। ये तुम्हें मैंने एक रिएक्शन दे दी 4a plus 3b गिवन 6c plus 9d, इसका तुम रेट कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाना। सब अपनी अपनी कॉपियों में लिखो, फटाफट लिखो, मैं सामने लिख रही हूँ, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, अपनी कॉपीज निकालो और लिखो। लिख लिया सबने, तो क्या बना है सबका रेट, मेरा तो ये बना है। अब बताओ मैंने सही लिखा है या कोई गलती है, जल्दी बताओ कमेंट में कि कोई गलती है तो बताओ क्या गलती है, या तुम्हारा गलत है तो तुमने क्या गलत किया। सबका यही बना है, वेरी गुड। तो अब उसने बोला कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज 6 into 10⁻⁻²। ठीक है, तो तुम्हें क्या दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन अभी तुम पढ़ के आए, उसमें क्या होता है, स्टिकोमेट्री नहीं होती, मतलब डीसी बाई डी टी उसने दे दिया 6 into 10⁻² है। ठीक है, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, माइनस का डिसअपीयरेंस क्या होता है कि डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस का डी ए बाय में डी टी उसने क्या दे दिया तुम्हें 4 into 10⁻²। ठीक है, अब उसने पूछा रेट ऑफ रिएक्शन एंड द अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड बताना है तुम्हें। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी तुम्हारी, रेट ऑफ रिएक्शन यही हो जाएगी तुम्हारी -1/4 इंटू में डी बी मतलब डी ए बाय में डी टी इंटू में, यहाँ पे तुम बस क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है,
जैसे कि -1/4 इंटू में डी ए बाई में, जैसे अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ये चारों की इक्वल होती है। तो अगर तुम किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल लो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैं तुम्हें दोनों करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम ए के रिस्पेक्ट में निकालें, -1/4 डी ए बाई में डी टी की वैल्यू तुम्हें पता है 4 इंटू में 10⁻²। अब तुम्हें माइनस डी ए बाई में डी टी की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो तुम्हारा क्या आया आंसर, 10⁻²। वैसे ही अगर तुम्हें सी के रिस्पेक्ट में निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो कैसे निकालोगे तुम, उसका क्या होता है, 1/6 इंटू में डी सी बाई में डी टी, वहां पे वैल्यू पुट करो, 6 इंटू में 10⁻²। ठीक है, ये कट गया, तो ये बचा तुम्हारा आंसर। तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम चाहे ए से निकालो चाहे सी से निकाल लो, ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी तुम्हारा प्रूफ होगा कि स्टिकोमेट्री हमने करी, -1/4 डी ए बाई में डी टी, डी बी बाई में डी टी, डी सी बाई में डी टी, ये सारी क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा निकल गया। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। अब तुम्हें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ बी कि कितना बी कंज्यूम हुआ होगा इन 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड का भी तुम्हें निकालना है, तो 10 को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे बेसिकली। ठीक है, अमाउंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, डी बी निकालना है तुम्हें। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है तुम्हारी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम, तो रेट ऑफ बी, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम क्या होगा, डीबी के रिस्पेक्ट में निकालना है तुम्हें। तो -1/3 डीबी बाई में डी निकालना है, तो डीबी निकालना है तुम्हें बेसिकली। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है तुम्हारा, 10⁻², और डी तुम्हें दे दिया तुम्हारा 10 सेकेंड। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना, 3 इंटू में आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हारा कितना भी कंज्यूम हुआ है। तो इस क्वेश्चन में तुमने क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं। ठीक है, जैसे इसमें निकालने के लिए बोला था तुम्हें। उसके बाद फॉर्मेशन निकालना कैसे कैसे निकालते हैं, अगर तुम्हें फॉर्मेशन दे रखा है डीसी बाई में डीटी दे रखा था जैसे यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इजिली कैसे निकाल लोगे। और तुमने यहाँ पे सीखा कि जैसे तुम्हें आ सकता है कि बी कितना कंज्यूम हुआ, तो वैसे ए कितना कंज्यूम हुआ, या फिर सी कितना फॉर्म होएगा, तो तुम्हें डीबी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 10⁻²। ठीक है, और तुम्हें dt जो है वो क्या है, तुम्हारा टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल तुम्हें दे दिया 10 सेकेंड में देखना है तुम्हें। ठीक है, तो 10 आ गया तुम्हारा टाइम इंटरवल। ठीक है, और जो 3 था वो तुम -1/3 तो हमने निकाला ही था, तो उससे तुम बेसिकली आंसर निकाल सकते हो। ये आंसर तुम निकालोगे खुद से, और आंसर की तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से तुम्हें जाके सोल्व करना है। ठीक है, अब ये ऑर्डर के रिएक्ट क्वेश्चन है, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, ऑर्डर, एक सेकेंड, ये था ऑर्डर का क्वेश्चन, तो ये तुम्हारा बाद में होगा। इसके बाद आता है इनर रिएक्शन, ये भी तुम्हारा बाद में होगा, रेट कांस्टेंट का क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये भी तुम्हारा बाद में होगा। हाँ, ये निकाल लो, अब सारे ये क्वेश्चन करेंगे। इन द रिएक्शन BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस give us 3Br2 plus 3 water. The rate of appearance of bromine is related to the rate of disappearance of bromide as following. अब तुम्हें क्या निकालना है, उसने बोला कि तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें तुम्हें रेट ऑफ अपीयरेंस बताना है ब्रोमीन का। तुमने यहाँ पे देखा ब्रोमीन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन विद रिस्पेक्ट टू निकालना है ब्रोमाइड आयन के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, इसको कैसे निकालना है, तुम्हें कुछ नहीं आता ना, सीधा लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर अभी तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं निकालनी आ रही, तो तुम पूरी निकालोगे इसे, जैसे कि -1/d BrO3 माइनस, फिर इसकी, फिर 6H प्लस क्या लिखोगे, फिर 3Br2 का और 3 वाटर का। पर हमें क्वेश्चन में अब जैसे जैसे तुम्हारी कंसेप्ट इस पे क्लियर हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना कैसे है, उसके बाद तुम ध्यान से देखो कि तुमने पूछा कैसे है। अब टाइम सेव करना है पेपर में, है ना, सबको ही कम टाइम मिलता है, 180 मिनट्स मिलेंगे तुम्हें, और उसमें तुम्हें केमिस्ट्री भी करनी है, बायो भी करनी है, मैथ्स भी करना है, और मतलब फिजिक्स भी करनी है ना। और अगर बोर्ड में भी देखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो
हमें टाइम सेव करना है। टाइम सेव करने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें ब्रोमीन और इस ब्रोमीन का यूज जरूरत है, तो तुम उसी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो वो क्या हो जाएगा, -1/5 DBr माइनस इंटू में dt। ठीक है, कि ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में स्टिकोमेट्री नीचे आ गई और ये हमारा क्या है, मतलब कि रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा 1/3 DBr2, एक सेकेंड, DBr2/dt। ठीक है, ये बना तुम्हारी बन गई। अब तुम्हें क्या निकालना है, DBr माइनस, तुम सारे ऑप्शन देखो, DBr2 के रिस्पेक्ट में तुम्हें निकालना है, तो DBr2 के रिस्पेक्ट में निकाल लो। जो ये 3 है इसको तुम उधर साइड में ले दो, तो माइनस का 3/5 देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। बस इतना इजी है। तुम्हें सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, उससे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। और देखो क्वेश्चन में कि तुम्हें क्या क्या गिवन है, तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो उसको। ठीक है, हाँ ये भी हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है N2 प्लस 3H2 गिव अस अमोनिया, तुम्हारा अमोनिया बनाने की प्रोसेस दे रखा है। अब उसने बोला DNH3 जो है उसकी वैल्यू ये है, तुमसे -DH2 लिख दिया। अब इसमें भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा तो सीधा लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी तुम्हारी यहाँ पे, -1/1, क्योंकि कोई भी वो नहीं है तुम्हारा स्टिकोमेट्री यहाँ पे, dN2/dt माइनस का 1/3 DH2/dt। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू 1/2 DNH3 बाई में dt, ये तुम्हारी बन गई रेट ऑफ रिएक्शन। अब वो क्या बोल रहा है, DNH3 जो है वो तुम्हें दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁴, तो यहाँ पे पुट कर दो उसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁴। अब उसने किसकी पूछी है, माइनस का DH2/dt की। ठीक है ना, माइनस DH2/dt वो किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, -1/3 के था ना। तो अब तुमसे सिर्फ DH2/dt की वैल्यू पूछे, इसको उधर ले जाओ, 3 इधर आ गया, माइनस -3H2/dt है ना, तो ऐसे निकाल लिया, तो 3 इधर साइड में चला गया, तो 3/2 यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁴। ये क्वेश्चन इतना इजी है ना। तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आएंगे रेट ऑफ रिएक्शन से, चाहे तुम बोर्ड देख लो चाहे तुम नीट देख लो, उससे मतलब मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, जो जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू पुट करते जानी, आंसर यूं निकल जाएगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा ना, सीधा रेट ऑफ रिएक्शन लिखो और शुरू हो जाओ। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एक और क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वालिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन -NH2। अब इसमें क्या करोगे, तो वही NH3 वाला क्वेश्चन दे रखे है, सेम है बिल्कुल। देखो सेम चीजें ही पूछी गई है, 2009 में पूछा गया, उसके बाद 2006 में भी वैसे ही। अब क्या हो रहा है, जो नीट में एग्जाम आ रहा है उसमें प्रीवियस ईयर जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब एंटी का दिमाग जो है वो कोई फालतू नहीं है कि वो और क्वेश्चन सोचेगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के मॉडिफाई कर देता है बस। तो तुम्हें वही देखना है कि क्या मॉडिफिकेशन हुई है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उससे तुम्हें पता चलेगा क्या मॉडिफिकेशन हुई है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखो और रिलेशनशिप निकाल दो NH3 और H2 का। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी नहीं होगा, ये क्वेश्चन भी नहीं होगा। इसके बाद आता है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। उसके बाद हम फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शंस देखेंगे और रेट लो ऑर्डर वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नई जोश के साथ, नई होश के साथ। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बाय गाइस। और जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना क्लास में, सारे खुद से करके देखने हैं, तभी परफेक्शन आएगी। और ये चैप्टर मैंने इसीलिए कराया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले कि ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ज्यादा बेसिक है, मतलब बहुत इजी चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे खासे बन जाते हैं नीट के अंदर। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे अपने इजी चैप्टर्स को, उतना ज्यादा टाइम मिलेगा तुम्हें अपने हार्ड
चैप्टर पे फोकस करने का कि तुम्हारे इजी चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल हार्ड चैप्टर पे फोकस करना है। और जब तुम इजी चैप्टर करोगे तो तुम्हारा फ्लो बनना स्टार्ट हो गया। जब फ्लो बनेगा ना तो पढ़ने में इजी होएगा। वो तो जब भी मैं तैयारी करती थी ना, मैं भी यही करती थी कि फ्लो बनाओ और करते जाओ। वो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, उन्हें बताना कि केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं है जितनी सोची जाती है। और कोटा फैक्ट्री को देखने के बाद ना बच्चों के दिमाग में पूरी तरीके से बैठ चुका है कि केमिस्ट्री सबसे बेहद बकवास सब्जेक्ट है। बट ऐसा नहीं है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ये। पढ़ के देखो एक बार, मजा आएगा। ठीक है, बाय।